दोस्तों, 2026 की शुरुआत में बुलियन मार्केट में जो भूचाल आया ना, आज के इस विश्लेषण में हम उसी ऐतिहासिक क्रैश का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। साल की शुरुआत में जो बाजार आसमान छू रहा था, वो अचानक कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बुलियन मार्केट की इस भारी उथल-पुथल ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और आज हम इसी पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। अब इस गिरावट का पैमाना कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। $5 ट्रिलियन। जी हाँ, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। देखते ही देखते सोने और चांदी के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन से $5 ट्रिलियन साफ हो गए। इस भारी भरकम आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्रैश पूरी फाइनेंशियल दुनिया के लिए कितना बड़ा झटका था। और अगर हम अपने भारतीय घरेलू बाजारों की बात करें, तो सोने की कीमतों में गिरावट का मंजर भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं था। महज 111 दिनों के अंदर प्रति 10 ग्राम सोने में 18,000 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। कुछ ही महीनों में इतनी बड़ी गिरावट देखना इन्वेस्टर्स के लिए सच में एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना थी। लेकिन असली झटका तो चांदी ने दिया। जनवरी के अंत में अपने पीक से चांदी की कीमत में प्रति किलोग्राम 1.19 लाख रुपए का भारी भरकम इरोजन देखा गया। मतलब सच में अनबिलीवेबल। इन फिगर से ये एकदम साफ हो जाता है कि हम आज जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि हम आगे क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम 2026 के बुलियन क्रैश की टाइमलाइन देखेंगे, फिर घरेलू नीतियों का असर समझेंगे, उसके बाद ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स पर नजर डालेंगे, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड को परखेंगे और अंत में समझेंगे कि मार्केट का आउटलुक क्या है। सेक्शन 1, द 2026 बुलियन क्रैश। चलिए सबसे पहले इस क्रैश की क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो जनवरी 2026 के आखिर तक मार्केट में गजब का पीक यूफोरिया था। सोना 1.76 लाख और चांदी 3.86 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर थे। लेकिन फिर आया 1 फरवरी, बजट का दिन, और अचानक भारी बिकवाली शुरू हो गई। फ्यूचर्स मार्केट में लोअर सर्किट लग गए। फरवरी भर ये क्रैश और गहराता गया। फाइनली मई आते आते बाजार थोड़ा संभला, जहां सोना करीब 1.59 लाख और चांदी 2.67 लाख के आसपास कंसोलिडेट कर रही थी। आइए अब कहानी के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, घरेलू नीतियां और शुल्क। हम उन स्पेसिफिक भारतीय नीतिगत बदलावों को देखेंगे जिन्होंने इस क्रैश को ट्रिगर करने में अहम भूमिका निभाई। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में कितना भारी जंप आया। बेसिक कस्टम ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया और उस पर 5% का एक नया AIDC भी लगा दिया गया। नतीजतन टोटल इंपोर्ट ड्यूटी अचानक 6% से उछलकर सीधे 15% हो गई। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का मुख्य आर्थिक तर्क था विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले जो रुपया 95.50 के स्तर तक गिर चुका था, उसे भी मैनेज करना एक बड़ा लक्ष्य था। मकसद सीधा था, गैर जरूरी आयात पर लगाम लगाना। यहां तक कि नागरिकों से 1 साल के लिए सोना ना खरीदने की एक हाई लेवल अपील भी की गई थी। लेकिन इसका घरेलू कमोडिटी बाजार पर तुरंत असर क्या हुआ? जैसे ही इन ड्यूटीज को लागू किया गया, MCX पर गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स में अचानक 6 से 7% का तगड़ा गैप अप जंप देखने को मिला। कच्चे माल की लागत बढ़ने का सीधा असर यह हुआ कि घरेलू बाजार में कीमतें रातों रात आसमान छूने लगीं। चलिए अब अपना नजरिया थोड़ा और ब्रॉड करते हैं। सेक्शन 3, ग्लोबल मैक्रो और जियोपॉलिटिक्स। दुनिया भर में ऐसा क्या हो रहा था जिसने निवेशकों को भारी बिकवाली के लिए मजबूर कर दिया? सच कहूं तो दबाव हर तरफ से आ रहा था। पहला, अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था, जिससे दुनिया भर में धातुएं महंगी हो गईं। दूसरा, कच्चा तेल $110 प्रति बैरल के पार चला गया, जिसने इन्फ्लेशन हेज कैपिटल को अपनी ओर खींच लिया। तीसरा, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और अंत में 2025 की शानदार रैली के बाद जमकर प्रॉफिट बुकिंग। इन सब ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि इन्वेस्टर्स को अपनी मार्जिन कॉल्स पूरी करने के लिए भारी लिक्विडेशन करना पड़ा। और इसी बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व को लेके एक बड़ी खबर आई। इन्फ्लेशन को लेके सख्त रुख रखने वाले केविन वॉर्श को फेड के लिए नॉमिनेट किया गया। इससे मार्केट में डर बैठ गया कि वॉर्श शायद ब्याज दरों में कटौती के लिए ज्यादा उत्साहित ना हो। और हम सब जानते हैं कि जब ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की उम्मीद होती है, तो सोने और चांदी जैसी संपत्तियां जिन पर कोई सीधा ब्याज नहीं मिलता, वो अपना चार्म खोने लगती हैं। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे सरप्राइजिंग सेक्शन पर, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड की कहानी।
यहाँ सारा फोकस चांदी के एक औद्योगिक धातु के रूप में बदलते स्वरूप पर आ जाता है। हमें सोने और चांदी के ट्रेडिशनल यूज के बीच के अंतर को समझना होगा। देखिए, सोना आज भी मुख्य रूप से वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए है, इसे तिजोरियों में सेफ रखा जाता है। लेकिन चांदी अब सिर्फ एक कीमती धातु नहीं रही, ये वेल्थ क्रिएशन का जरिया है, एक स्ट्रेटेजिक ग्रीन मेटल है जो इंडस्ट्रीज में बहुत तेजी से कंज्यूम हो रही है। और ये चार्ट इस बात को बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी चांदी की खपत को किस हद तक बढ़ा रही है, जरा देखिए। कुल इंडस्ट्रियल डिमांड का 40% अकेले इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रहा है। सोलर पैनल 35% डिमांड ले रहे हैं और एआई व डेटा सेंटर्स का हिस्सा 25% है। सिंपल शब्दों में कहें तो ग्रीन टेक और मॉडर्न कंप्यूटिंग चांदी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि दुनिया आज खदानों से निकलने वाली चांदी से कहीं ज़्यादा चांदी इस्तेमाल कर रही है। हम लगातार छठे साल एक स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिसिट में हैं। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड अब माइन प्रोडक्शन को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी है और हालत ये है कि शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर भी इन्वेंट्री पिछले 10 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इन सब ढांचागत सच्चाइयों को देखते हुए चलिए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, मार्केट आउटलुक को नेविगेट करना। आज के इन्वेस्टर्स के लिए इन सब का क्या मतलब है? अच्छी बात यह है कि आज मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको भारी भरकम ईंटें खरीदकर तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है। आप एनएससी या बीएससी पर हाई लिक्विडिटी वाले सिल्वर ईटीएफ ले सकते हैं। वोलेटिलिटी से बचने के लिए सिल्वर एसआईपी कर सकते हैं। फिजिकल सिक्के और बार तो हमेशा से एक ऑप्शन है ही, और जो रिस्क लेने के शौकीन हैं उनके लिए एमसीएक्स पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी है। अगर हम चार्ट्स पर लेवल्स की बात करें तो एमसीएक्स पर चांदी को 2,20,000 रुपए के स्तर पर एक बेहद मजबूत सपोर्ट फ्लोर मिला है। अप्रैल 2026 में 2,40,000 के आसपास अच्छा कंसोलिडेशन दिखा, लेकिन सबसे अहम है इसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल टारगेट जो करीब 3,50,000 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। मार्केट ने अपने सपोर्ट लेवल से काफी शानदार बाउंस बैक भी दिखाया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या 2026 का ये बुलियन क्रैश सब कुछ खत्म होने का संकेत था, या फिर एक ऐसे मार्केट में एंट्री करने का वंस इन अ जनरेशन मौका है जो अगले कई सालों तक स्ट्रक्चरल डेफिसिट में रहने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।